हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें पॉलिटी के लेक्चर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स रूल यानी आर्टिकल 356 के बारे में और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल 360 के बारे में। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रेसिडेंट्स रूल जो बनाया गया था, राष्ट्रपति शासन, क्या वो मिसयूज होता है या उसके पीछे बनाने के पीछे कोई वजह रही होगी। चलिए उसको जानते हैं आज की क्लास में। जो प्रेसिडेंट्स रूल है यानी कि राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति की रूलिंग, तो ये कब होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करने में असमर्थ हो, यानी कि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में इनएलिजिबल हो जाए। तो ऐसे कब हो सकता है? तो देखिए, प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब है कि जो वो सारे तंत्र जो संवैधानिक रूप से कार्य करते हो, ठीक है, यानी कि संवैधानिक तंत्र ये अपने कार्य करने में, अपना फंक्शन करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि इस सिचुएशन में काम करने में दिक्कत हो रही है, तो स्टेट से पावर किसके पास शिफ्ट हो जाती है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, पावर शिफ्ट फ्रॉम स्टेट। अब जानते हैं कि ये सिचुएशन आती क्यों है और कैसे ये पावर शिफ्ट होती है प्रेसिडेंट के पास। तो देखिए, आर्टिकल 356 के पहले आता है आर्टिकल 355। ये बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि जो स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के विद इन द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करे, फंक्शन करे। स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करना होगा, यानी कि संवैधानिक के साथ, यानी संवैधानिक मूल्यों के साथ कार्य करना होगा। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये करता है यूनियन के ऊपर। उसे ये चेक एंड बैलेंस करते रहना होगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहां ये लगता है कि स्टेट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर कार्य नहीं कर पा रही है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट्स रूल यानी आर्टिकल 356 का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद ही आर्टिकल 356 कंसिडरेशन में आता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल किन कारणों से लगता है, मतलब कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके कारण प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। दो कारणों से होता है। एक, जब इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करने में फेल हो जाता है स्टेट, और दूसरा केस ये होता है कि जब जो स्टेट है वो यूनियन के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाता है। यह है आर्टिकल 365। जब ऐसा लगता है कि स्टेट जो है ना वो सेंटर के दिए हुए डायरेक्शन, निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उस केस में गवर्नर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करते हैं एप्लीकेशन कि भाई हम यहाँ पे स्टेट जो है फंक्शन नहीं कर पा रही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि अब हमें प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करवाना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, आर्टिकल 360 तक पार्ट 18 का पार्ट है, यानी इमरजेंसी का पार्ट है, पर फिर भी 365 जो आर्टिकल है वो भी इफेक्ट करता है नेशनल इमरजेंसी और अदर इमरजेंसीज के लिए, खासकर प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राउंड्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे। ठीक है, ये होगा कैसे? तो जब भी ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट को कि भाई सेटिस्फाइड हूं मैं, तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन विथ द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, हमने नेशनल इमरजेंसी में क्या देखा था कि एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट है। एक लौता ऐसा जगह है जब 44th अमेंडमेंट के बाद कैबिनेट टर्म यूज हुआ है। ठीक है, अदरवाइज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कैबिनेट इररिस्पेक्टिव नहीं दिखेगा, ज्यादातर सीओएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आपको विजिबिलिटी होगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई होंगे अगर प्रेसिडेंट, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होता है उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि आर्टिकल 356 को इन्वोक करेंगे और प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी, जिसे हम बोलते हैं
प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी नाम नहीं दिया गया, ऑल्दो कि ये स्टेट या स्टेट के पार्ट में लगता है, फिर भी ये स्टेट इमरजेंसी या राज्य आपातकाल नहीं होता है, ऐसा कहीं टर्म मेंशन नहीं है, इसे हम राष्ट्रपति शासन ही कहते हैं। ठीक है, प्रोक्लेम करते हैं, तो ये प्रोक्लेमेशन को, अब इसके बाद इस प्रोक्लेमेशन को क्या जरूरत होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल का। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है ना, ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो होगा विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2 मंथ होगा। नेशनल इमरजेंसी में हमने क्या देखा था, 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करना होगा, प्रोक्लेमेशन को पास करना होगा, तब जाके नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगा। पर यहां भी क्या है, यहां पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए। ठीक है, बोथ हाउसेस से चाहिए, पर इधर यहां पे लिखा रहता है क्योंकि मान लेते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व रहा, तो उस केस में क्या होगा, तो ये जो प्रोक्लेमेशन है ये वैलिड कब तक होगा, 2 महीने तक, 2 मंथ तक। इसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा विद इन, इसके पहले बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ, उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से पास करने के बाद ये प्रोक्लेमेशन पास हो जाएगा, और तब जो ये प्रोक्लेमेशन हुआ यानी प्रेसिडेंट रूल लगा, ये प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा 6 महीनों के लिए। ठीक है, 6 महीनों के लिए लगेगा, और इन 6 महीनों के बाद फिर से पास करना होगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है ना, एक टाइम पे 6 महीने तक का, इसका मैक्सिमम लाइफ कितना होता है प्रेसिडेंट रूल का, 3 साल तक ही होता है। देखा हमने क्या देखा था नेशनल इमरजेंसी केस में, कि वो 6 महीने के टाइम पीरियड में इनडेफिनेट टाइम तक हम बढ़ा सकते हैं, यानी अनंत टाइम तक, जब तक चाहें तब तक। ठीक है, पर यहां पे सिर्फ 3 साल तक ही बढ़ा सकते हैं। अब ये 3 इयर्स का जो रूल है, इसके साथ एक और क्लॉज अब जुड़ गया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। एसआर मुंबई के बाद वो क्या जुड़ा है कि आज के टाइम में ये रूल बना है कि 1 साल के बाद, यानी कि अगर आपने 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया है, तो 2 कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी आप एक्सटेंड कर पाएंगे आगे आने वाले सालों में। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, यानी आपने 2 बार जब एक्सटेंड करवा लिया, 1 साल हो गया पूरा, उसके बाद आप अगर अगले 2 साल और बढ़वाना चाहते हैं, या आगे आने वाले टर्म्स में आप बढ़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अगर बोल दे कि भाई आने जिस जगह पे हम प्रेसिडेंट रूल लगाए हैं वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाना अभी पॉसिबल नहीं है, इस केस में क्या होगा कि हम प्रेसिडेंट रूल को बढ़ा देंगे। पर मान लीजिए कि ये केस नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, लेकिन तब भी अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पूरे देश में इमरजेंसी लगी होनी चाहिए। कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, किसी भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, तभी आप कंसीडर करेंगे इसको एज कंसिडरेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद एक्सटेंशन के लिए आपको ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो ये तो हुआ आपका प्रेसिडेंट रूल का आपका टेन्योर। ठीक है, कि प्रोक्लेमेशन के बाद क्या होता है। अब मान लीजिए आपको रिवोक करना है, तो रिवोक कैसे करेंगे। नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि लोकसभा को इसको रिवोक करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा बिल, और वो फिर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट एक और प्रोक्लेमेशन करेंगे, एक और बार बोलेंगे, आदेश देंगे, जिसमें वो प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए प्रोक्लेमेशन दे रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेमेशन देते हैं तो क्योंकि वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, इसीलिए प्रेसिडेंट जब चाहे तब उस प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकते हैं विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड नहीं होगी अब। ठीक है, रिवोक करने के लिए अभी कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो रिवोक करने के लिए नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, प्रेसिडेंट एनी टाइम कैन रिवोक बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, मतलब एक और प्रोक्लेमेशन के थ्रू, प्रोक्लेमेशन फॉर रिवोक, प्रेसिडेंट एनी टाइम किसी भी समय लगा सकते हैं। इस तरह से ये प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो जाएगा।
तो ये तो हुआ आपका टेन्योर और समाप्ति का। अब जानते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए इसका इफेक्ट जो पड़ेगा उसको आपको तैयारी करना हो तो आप सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका इफेक्ट पड़ेगा ऑन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव, और क्या ये जुडिशियरी पे पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये जुडिशियरी पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पे तो ये कैसे पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, पर प्रेसिडेंट अपने आप से उस जगह पे फंक्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो फंक्शन शिफ्ट हो जाता है किसके पास? गवर्नर के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट खुद भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट अपने किसी सबऑर्डिनेट को, जिसको वो पावर डेलीगेट करते हैं, मतलब पावर देते हैं, वो उस जगह का एज अ एग्जीक्यूटिव हेड फंक्शन करता है। तो ज्यादातर केसेस में गवर्नर फंक्शन करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव पे इफेक्ट पड़ता है, तो लेजिस्लेटिव पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा? तो लेजिस्लेटिव पे इफेक्ट इस तरह से पड़ेगा कि जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स स्टेट लिस्ट के अंदर दिए हुए 7th आपके शेड्यूल में जो भी मैटर्स दिए हैं, उनके ऊपर अब यूनियन यानी कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। और दूसरा, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस फॉर स्टेट, मतलब जो आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो राष्ट्रपति यूज करके स्टेट के लिए भी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जुडिशियरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी हाई कोर्ट जैसे फंक्शन कर रहा है वैसा ही करता रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट जैसा फंक्शन कर रहा है करता रहेगा। ये आगे बताऊंगा कि जुडिशियरी पे इफेक्ट कहां पड़ता है, ठीक है। इन दो नेशनल इमरजेंसीज और प्रेसिडेंट रूल में जुडिशियरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस। आर्टिकल 50 में मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात होती है डीपीएसपी में, उसका इफेक्ट यहां भी दिखता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। फाइनेंस में क्या होगा? तो फाइनेंस में जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है उसके ऊपर भी पावर शिफ्ट हो जाएगी किसके पास? एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट के पास, और वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि इसके लिए लॉ कौन बनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादातर पार्लियामेंट बनाती है लॉ। सिंपल सी बात है, फाइनेंस भी इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया इफेक्ट। तो ये हो गया आपका समझने के लिए कि इफेक्ट किस पे और कैसे पड़ेगा। क्या फंडामेंटल राइट पे इसका इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल राइट्स आपके इंटैक्ट रहते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट रूल में समाप्त नहीं किया जा सकता है, ना ही आगे आने वाले एक और जो आर्टिकल 360 में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें आपसे लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो यहां पे हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट रूल के कारण क्या क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि क्रिटिसिज्म क्यों होता है। देखिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना लाजमी है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में आपका जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है, या इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका वेल डिफाइंड करिकुलम कहीं नहीं है। मतलब क्या डेफिनेशन होना चाहिए कि आप इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, ये निर्धारित कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रॉपर डेफिनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जब प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया तो मिसयूज होना तो तय है। तो यही बात पूछा गया था, किससे पूछा गया था? बी.आर. अम्बेडकर साहब से, यानी भीमराव अम्बेडकर जी से, कि भाई आप जो ये दे रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, तो क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? तो बोले हो सकता है, पर मैं ये सोच के दे रहा हूं कि इसको सेफगार्ड करने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं जो कि इसका मिसयूज नहीं होने देंगे। पर सबसे ज्यादा बार मिसयूज प्रेसिडेंट रूल का ही होता है, ये हमने देख रखा है। सबसे पहली बार पंजाब में 1951 में प्रेसिडेंट्स रूल लगा था, ठीक है, ये पहली बार लगा था। इसके बाद मिसयूज से बचने के लिए क्या क्या चीजें की गई ये जानते हैं। तो जब भी हम मिसयूज की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है आपका 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन वाला टर्म है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोक्लेम कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं जब, तो जो सेटिस्फैक्शन टर्म है
उसको जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया गया। इसके बाद बारी आती है मिनर्वा मिल केस की। मिनर्वा मिल केस में बोला गया कि ये जो आप जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से, मतलब जुडिशियल रिव्यू के या न्यायिक समीक्षा के दायरे से आप जिस चीजों को अलग कर रहे हैं, ये गलत है, ये अनैतिक है, असंवैधानिक है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसीलिए मिनर्वा मिल केस में जुडिशियल रिव्यू को के एम्बिट को बढ़ा दिया गया, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। 44th अमेंडमेंट में जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के अंदर सेटिस्फैक्शन टर्म आ गया। प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो अब जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंदर आ गया। ये था 44th अमेंडमेंट। इसके अलावा आपको ये पता है कि जो सरकारिया कमीशन था उसने क्या किया, इसने सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए रिकमेंडेशंस दिया। इसी रिकमेंडेशंस को समझते हुए एस.आर. बोम्मई केस में बोला गया कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, इस केस में आप हंग असेंबली के दायरे के अंदर ला के किसी भी स्टेट को प्रेसिडेंट रूल के दायरे में नहीं ला सकते। यानी आपने सुना होगा कंपलसरी कर दिया गया। आप सुनते होंगे ना कि फ्लोर टेस्ट होता है, लोग अपना जो बहुमत है उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो वही है फ्लोर टेस्ट कि अपना बहुमत सिद्ध कर रहा है, मेजॉरिटी को प्रूफ करना होता है। तो ये मेजॉरिटी प्रूफ हो गई तो अपने आप ही आपकी जो पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी, वो रूल करेगी। लेकिन अगर नहीं कर पाती फ्लोर टेस्ट में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, उस समय कौन है, गवर्नर अगर हेड है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कुछ स्टेट्स में जैसे आपका दिल्ली है, तो क्या होगा कि वहां पे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सबसे ज्यादा जिसके पास सीट्स हैं उस पार्टी के लीडर को बुलाएगी और उनसे पूछेगी। ऐसे ही करते वो हर एक पार्टी से पूछेगी कि क्या आपके पास मेजॉरिटी है। अगर लास्ट में सबने कह दिया कि नहीं हमारे पास मेजॉरिटी प्रूफ कर नहीं पाएंगे हम, उस केस में फिर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है। वो कहते हैं हम उसको हंग असेंबली, जहां पे मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हो पाई है, ठीक है। तो फ्लोर टेस्ट की बात कही गई मुंबई केस में। इसी के बाद ईसीआई का कॉन्सेप्ट यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन और नेशनल इमरजेंसी किसी एक पार्ट में लगा रहना कंपलसरी कर दिया गया था आफ्टर एसआर मुंबई केस। तो इस तरह से हमने देख लिया प्रेसिडेंट रूल को इन डिटेल, इन डेप्थ, ठीक है। अब जानते हैं हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं यानी वित्तीय आपातकाल, तो आज तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। तो ये कब लगेगा, ये दो केसेस में लगता है, याद रखिएगा। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता ना हो उस केस में, या क्रेडिट फ्लो कम यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना आपका, वो क्राइसिस में हो। आप इकोनॉमिक्स में ये पढ़ेंगे टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें क्रेडिट फ्लो जो है ना वो आपका कम हो जाता है। तो क्रेडिट जो है ग्रेव थ्रेट में जब चला जाता है तब हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी कैसे और क्या उसके मेथड्स होते हैं ये जानते हैं। तो जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हम करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब नहीं हो, और दूसरा आपका क्रेडिट फ्लो कम हो, ठीक है। तो इस केस में क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहले इसको भी प्रोक्लेम कौन करेगा, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, ठीक है। प्रोक्लेमेशन आएगा, प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन है ये वैलिड कब तक रहेगा, तो वैलिड टिल 2 मंथ, 2 महीने तक ये वैलिड रहेगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात आएगी, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अब ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, और ये जो आपका इनिशियल होगा सिर्फ एक बार होगा, इतना याद रखिएगा, ओनली फॉर वंस, सिर्फ एक बार ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में, और वो उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगा। इसके बाद ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल आ गया, एक ही बार जरूरत है, उसके बाद ये कंटिन्यू चलेगा अनटिल अनलेस इसका रिवोकेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो रिवोकेशन है, ये अप्रूवल जो है ये इनडेफिनेट टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। ये जो अप्रूवल है ये इनडेफिनेट टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। पहली बार प्रेसिडेंट के लिए 2 महीना, फिर अप्रूवल ले लिए
अप्रूवल के बाद ये इंडेफिनिट टाइम के लिए। इसके बाद इसको अगर आपको रिवोक करना है तो प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम, जब भी वो चाहे। इसके लिए भी कोई सब्सिक्वेंट अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये वो समय है जब पूरा देश ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है, तो उस केस में सब लोग साथ होते हैं, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए उसको तब तक हम रिवोक नहीं करते हैं जब तक वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व ना हो जाए। यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, यानी वित्तीय स्थिरता या आर्थिक स्थिरता थी, तो जब तक नहीं आ जाती तब तक हम प्रेसिडेंट रूल, जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक नहीं करते। ठीक है। और भगवान की कृपा से आज तक हमारे देश में एक बार एक ऐसा मौका जरूर आया था 1990s के टाइम में, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था। ठीक है। उसके तुरंत बाद ऐसा मौका फिर दोबारा आज तक नहीं आया है जब हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लाने की नौबत पड़ी हो। इसीलिए कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ नहीं पाई, और ये अच्छी बात है देश के लिए। ठीक है। तो आपके लिए एक सवाल है, ठीक, आप इस बारे में आंसर लिखिए कि क्या अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो उस समय देश में क्या होगा। ठीक है। व्हाट विल बी द सिचुएशन व्हेन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इन द कंट्री। ठीक है। इस पे आप आंसर लिखिए और इसे आप मुझे कमेंट में सेंड कर सकते हैं। मैं उस कॉपी को चेक करूंगा और जो सबसे बेस्ट कॉपी मुझे लगेगी उस कॉपी को मैं अगले लेक्चर में यहाँ पे मतलब अपने बोर्ड में फ्लैश भी करूंगा, दिखा भी दूंगा लोगों को कि इस तरह से आंसर को शोकेस किया जाता है, लिखा जाता है। इससे आपका मेंस का आंसर राइटिंग भी कंप्लीट होगा। तो ये था हमारा प्रेसिडेंशियल रिवोकेशन की बारी। अब जानते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है, ये एक लौता ऐसा इमरजेंसी है जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? जुडिशियरी पे पड़ता है। तो इसको याद रखने के लिए रखिए आप याद। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि सैलरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन बी सस्पेंडेड और कट। ठीक है। या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या कट कर दिया जाएगा। ठीक है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हों। साथ ही साथ जुडिशियरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कट हो जाती है। ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट है जहां पे जुडिशियरी पे इफेक्ट पड़ता है। पहला इमरजेंसी और इकलौता इमरजेंसी है जहां पे जुडिशियरी भी इफेक्ट में आती है। तो ये हमने देख लिया पूरा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। यहाँ पे हमारी इमरजेंसी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट में वो डाउट लिख दें, मैं उस कमेंट में आंसर दे दूंगा या अगले लेक्चर में उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए, ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा नया बैच 15 तारीख से CGPSC एंड यूपीएससी का, साथ ही साथ ADEO का बैच लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप भविष्य में यानी इन फ्यूचर चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट बन के, गवर्नमेंट सर्वेंट बन के आप सोसाइटी की सेवा कर सके, इंडिया की सेवा कर सके या स्टेट की सेवा कर सके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम 12 to 13 मंथ का कोर्स CGPSC एंड UPSC का लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें फुल इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी। साथ ही साथ ADEO का कोर्स जो होगा उसमें आपको बेसिक्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर कोई इंसान 10th मार्च से पहले ज्वाइन करता है तो उसे हम 30% की छूट देंगे। और वुमेन्स अगर 8th मार्च से पहले ज्वाइन करती है, ठीक है, फॉर वुमेन, फीमेल अगर वो 8th मार्च से पहले ज्वाइन करती हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे बैचेस को, तो उनको हम 40% तक की छूट देंगे, क्योंकि वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में हम ये स्कीम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो याद रखिए 30% फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बिफोर 10th ऑफ मार्च और बिफोर 8th ऑफ मार्च वुमेन्स के लिए एक्सक्लूसिवली 40% ऑफ। ठीक है। ये हर एक कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तो एम सिविल सर्विसेज के साथ जुड़िए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी UPSC, PSC या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलते रहें।
अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।